हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी नीट 2025 की। ये वीडियो मेरा जो है काफी टाइम के बाद में आ रहा है, लॉन्ग वीडियो है। सो शॉर्ट्स तो मैंने स्टार्ट कर दिए हैं अपलोड करने और आप लोग आई होप कि उसको देख रहे होंगे, क्योंकि जो शॉर्ट्स हैं उसमें 1 मिनट बायोलॉजी में मैंने 1 मिनट के अंदर उन कॉन्सेप्ट्स को समझाया है जिनसे नीट एग्जाम में बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये अपार्ट फ्रॉम द ऑडियो बुक है, क्योंकि ऑडियो बुक्स मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी बना रखी है, इंग्लिश हिंदी सारी आप लोगों के लिए अवेलेबल है, आप लोग उसको सुन सकते हैं। और ये एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस नहीं अवेलेबल थे, तो मैं बेसिकली न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए ये सारे एक्सप्लेनेशन के वीडियो आप लोगों के साथ में जरूर शेयर करूंगी। सो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ ह्यूमन फिजियोलॉजी से। अब इस वीडियो की खास बात क्या है, क्योंकि बहुत सारे ऑलरेडी वीडियोस पड़े हुए हैं यूट्यूब में, तो खास बात ये है बेटा कि ये सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसमें एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आपके जिस पैराग्राफ से जहां पे क्वेश्चंस आए हुए थे आपके नीट एग्जाम में, पीवाईक्यूज जहां से हैं, तो वो मैं आप लोगों को नीचे क्वेश्चंस भी शो आउट करूंगी। ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं होगा, टू द पॉइंट होगा। हम इसमें बहुत ज्यादा थ्योरी की बात नहीं करेंगे, टू द पॉइंट हम एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन पे फोकस करने वाले हैं। बाकी पढ़ाई वाले वीडियो, टीचिंग वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बाद में इसके बाद बनाऊंगी। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से। एंड आई होप कि आप लोगों ने जो प्रीवियस ईयर के पेपर देखे हैं, तो उसके हिसाब से आपको ये आइडिया तो लग गया होगा कि किस तरह से एनसीईआरटी को अब वो मॉडिफाई करते जा रहे हैं, क्योंकि टू द पॉइंट क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। इस बार का भी पेपर मॉडरेट था, लेकिन पेपर लेंथी था, बच्चों को क्वेश्चन करने में टाइम लग रहा था। तो जिन बच्चों को एनसीईआरटी टंग टिप होगी उनके लिए बहुत ज्यादा इजी होगा इसको करना, पेपर को अटेम्प्ट करना और 360 by 360 स्कोर करना। सो चलिए शुरू करते हैं। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एज यू हैव रेड अर्लियर, oxygen is utilized by the organism indirectly break down simple molecules like glucose, amino acid, fatty acid, etc. to derive energy to perform various activities. अच्छा, सबसे पहली चीज आती है कि रिस्पायरेशन की हम सभी को जरूरत है, लेकिन रिस्पायरेशन जो मेनली है क्यों चाहिए, ठीक है, क्यों ले रहे हैं हम? ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं। तो बेटा हमारी बॉडी में क्या है, सेल्स मौजूद है और इन सेल्स के अंदर क्या हो रहा होता है, ब्रेक डाउन हो रहा होता है। मेनली ब्रेक डाउन किसका होता है, जैसे कि ग्लूकोज, क्या हुआ, यस ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड्स। मेनली जो ब्रेक डाउन होता है वो होता है ग्लूकोज का, राइट। तो ग्लूकोज को मेनली क्या करते हैं, वो ब्रेक डाउन करके सिंपल मॉलिक्यूल में करते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखें तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपलर वन में कन्वर्ट किया जा रहा है, लेकिन इस ब्रेक डाउन के लिए रिक्वायर्ड क्या होती है, लेकिन इस ब्रेकडाउन के लिए जो मेन रिक्वायरमेंट है दैट इज द O2। ठीक, अब ये CO2 कहां से आ गई? अब कोई भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल वन में अगर टूट रहा है, राइट, तो क्या होगा, उसमें कुछ ना कुछ बाई प्रोडक्ट भी निकलेगा। तो यहाँ पर जो बाई प्रोडक्ट निकल रहा है दैट इज द CO2, और इस CO2 को हम अपनी बॉडी में नहीं रख सकते, क्योंकि ये एक टॉक्सिक गैस है, तो इसको हमें बाहर भेजना भी जरूरी है। तो इसीलिए हर एक सेल में इस कैटाबॉलिक प्रोसेस, अभी बताती हूँ कैटाबॉलिक भी, इस प्रोसेस के लिए यानी कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपल वन बनने के लिए कंटिन्यूअसली O2 की सप्लाई होना भी जरूरी है, और साथ ही साथ में जो CO2 बन रही है उसका कंटिन्यूअसली बाहर निकलना भी जरूरी है, करेक्ट। अब आती है बाद में कैटाबॉलिक प्रोसेस। तो हमारे पास में बेटा दो तरह की प्रोसेसेस होती है, एक होती है एनाबॉलिक, ठीक है, और दूसरी होती है हमारी कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक में क्या डिफरेंस है? एना मींस ए फॉर एडिशन, ए फॉर एनाबॉलिक, ठीक है। तो एडिशन मतलब जब कई चीजें मिलकर के, दो या दो से ज्यादा सब्सट्रेट मिलकर के कोई एक नई चीज बना रहे हैं, कोई नया एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक, तो दैट इज द एनाबॉलिक। बट कैटाबॉलिक में क्या है कि कोई एक प्रोडक्ट है और वो ब्रेक डाउन हो रहा है उसका, और वो दो अलग अलग या दो से ज्यादा सब्सट्रेट्स में टूट रहा है, ठीक है। तो ये कट डाउन हो रहा है, सी फॉर कैटाबॉलिक, सी फॉर कट, ठीक है, ए फॉर एनाबॉलिक एंड ए फॉर एडिशन, इससे आपको याद रहेगा। तो ये बेसिकली एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें कंटिन्यूअसली सेल में O2 की सप्लाई होती रहनी चाहिए। जो बाय प्रोडक्ट CO2 निकल रहा है, और भी चीजें निकलती हैं, बट यहाँ मेनली CO2 का कंसर्न है, तो यहाँ पे CO2 को कंटिन्यूअसली बाहर भी जाते जाना चाहिए। अब पूरी बात आती है, ये पूरे पैराग्राफ का सार मैं आपको बता रही हूँ कि अब मेन बात आती है कि ऐसा क्यों करना है, हमें किस लिए जरूरी है। ऐसे ही रहने दो आराम से, नहीं, ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि हर एक सेल को फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। हर एक अलग अलग टाइप की सेल होती है, नर्व सेल है उसके अलग फंक्शन है, हमारी आईज में जो सेल है उसके अलग फंक्शन है, राइट। तो पूरी बॉडी में हर एक सेल का अलग फंक्शन डिसाइड है, तो उस फंक्शन को करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अभी मैं जो बोल रही हूँ ना, इसके लिए भी एनर्जी चाहिए। तो उस एनर्जी को लेने के लिए ही इसका ब्रेक डाउन करना पड़ता है, यानी कि यहाँ पर जो ये ब्रेक डाउन हो रहा है ग्लूकोज का, वो सिर्फ और सिर्फ
यहाँ पे लिखने में ही गड़बड़ हो रहा है, राइट। यहाँ पे जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है तो वो मेनली किस लिए हो रहा है, जिससे कि एनर्जी मिल सके, और वो एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, ठीक। अब इसी एटीपी को यूज करेगी, पहले वो ब्रेक डाउन किया, एटीपी बनाया, और इसी एटीपी का वो यूज करेगी सेल अलग अलग फंक्शंस को करने में, अपने आप को सुचारू रूप से चलाने के लिए। अब ये पैराग्राफ पूरा पढ़ लेते हैं। एज वी हैव रेड अर्लियर, ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड CO2 which is harmful also released during the above catabolic reaction. It is therefore evident that O2 has to be continuously provided to the cell and CO2 produced by the cell have to be released out. This process of exchange of O2 from the atmosphere with CO2 produced by the cell is called breathing. अब ये जो O2 और CO2 का आदान प्रदान हो रहा है ना एटमॉस्फेयर के साथ में, इसी को कहा जाता है ब्रीदिंग एंड कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। बेसिकली जो रेस्पिरेशन है वो तो अलग चीज हो गई ना, वो तो ब्रेक डाउन हो गया ग्लूकोज का, लेकिन इसको कॉमनली इन्होंने रेस्पिरेशन किया, वैसे गलत लिखा हुआ है। प्लेस योर हैंड्स ऑन योर चेस्ट, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है इंपॉर्टेंट। नाउ रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स, कौन कौन से रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स हैं, तो हम ये स्टार्ट करेंगे नीचे से, मतलब कि बहुत छोटे लेवल के ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे हम ह्यूमंस पे पहुंचेंगे। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग मेनली ओनली ऑन देयर हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब कोई सेलुलर लेवल के हैं, कोई टिश्यू लेवल के हैं, राइट, कोई ऑर्गन लेवल के हैं, तो ये डिपेंड करेगा कि उनमें कितना डेवलपमेंट हो चुका है, जिसके बेसिस पे उनको हम ये क्लासिफाई करेंगे कि इनमें ये रिस्पायरेशन का ये मेथड है, इनमें इस तरह से गैसेस एक्सचेंज होता है। तो लोअर इनवर्टिब्रेट्स जैसे कि स्पंज हो गए, सिलेंट्रेट्स, फ्लैटवर्म्स एक्सेट्रा एक्सचेंज O2 विद CO2 बाय सिंपल डिफ्यूजन ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस। अब स्पंज क्या कर रहे हैं, स्पंजेस जितने भी हैं वो आपकी बॉडी सरफेस के थ्रू ही गैसियस एक्सचेंज कर ले रहे हैं, यानी कि O2 ले रहे हैं एंड CO2 को रिलीज आउट कर दे रहे हैं। जहां पे जैसे कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे मेनली, जहां कॉन्सेंट्रेशन कम हुई O2 की वो उस डायरेक्शन में मूव कर जाएगी, बाहर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन कम हुई तो वो उस डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। तो ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है। Now the earthworms use their moist cuticle and insects have a network of tubes, tracheal tubes to transport atmospheric air within the body. अब जो earthworm है मेनली वो किससे करता है, क्यूटिकल से करता है, राइट। तो वो क्यूटिकल के थ्रू, क्यूटिकल एक मॉइस्ट लेयर होती है उसकी बॉडी पे, जिसके थ्रू वो क्या करता है, गैसेस एक्सचेंज करता है। इसके अलावा जो इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स में क्या पाया जाता है, ट्रैकियल सिस्टम पाया जाता है और उनके थ्रू वो गैसेस एक्सचेंज करता है। Special vascularized structure gills यानी कि branchial respiration are used by the most of the aquatic arthropods, mollusk, whereas vascularized bags called lungs, pulmonary respiration are used by the terrestrial forms of the exchange of gases। अब हमारे कुछ aquatic arthropods भी हैं, इसके अलावा हमारे कुछ मोलस्क भी हैं, तो इनमें किसके थ्रू हो रहा है रेस्पिरेशन, दैट इज विद द हेल्प ऑफ गिल्स, ठीक है, ये लिखा है। एंड इसके अलावा जो टेरेस्ट्रियल, जो जमीन पे आ गए ऑर्गेनिज्म, उनमें किस तरह से होता है, उनमें होता है रिस्पिरेशन पल्मोनरी। जो गिल्स वाला था वो था क्या, ब्रैंकियल रिस्पिरेशन, ठीक, और वो एक्वेटिक में हो रहा है सिर्फ, तो वहां पे पल्मोनरी में क्या होगा, आपके लंग्स के थ्रू होगा, दैट इज विद द हेल्प ऑफ लंग्स। Among vertebrate, fishes uses gills, whereas amphibians, reptiles, birds and mammals respire through lungs. अब vertebrates में अगर देखते हैं, पहले हमने invertebrates की बात की, अब अगर vertebrates में देखते हैं तो fishes होती है। तो fishes में क्या है, आपका gills के थ्रू होता है respiration, जबकि आपके amphibians हो गए, reptiles हो गए, इनमें birds हो गए, mammals हो गए, इन सब में किसके थ्रू होता है, with the help of lung। अब यहाँ पे एक है हमारे पास में amphibian, जैसे कि frog can respire through the moist skin, cutaneous respiration also। अब फ्रॉग सबको पता है ना कि हाइबरनेशन में भी जाता है, राइट, सुसुप्ता अवस्था जिसे कहते हैं, तो उसमें भी जाता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, उसको ज्यादा कुछ करना नहीं, तो वो सिंपल अपनी मॉइस्ट स्किन के थ्रू भी गैसेस एक्सचेंज करता है, ठीक है। बाकी उसमें लंग्स भी पाए जाते हैं, और जैसे स्कॉर्पियन हो गया उसमें क्या होते हैं, बुक लंग्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम अब शुरू करते हैं। We have a pair of nostrils opening out above the upper lips. It leads to a nasal chamber through the nasal passage. अब हमारे पास में क्या है, nostrils है, ठीक है, सब लोग अपने nostrils देख सकते हो, मतलब upper lips के ऊपर मौजूद है, और ये nostrils जाकर के कहाँ पे खुल रहे हैं, ये nostrils जाकर के ओपन हो रहे हैं आपके nasal chamber में। अब ये nasal chamber में जा रहे हैं तो कैसे जा रहे होंगे, मेनली with the help of nasal passage, that is in the nasal chamber, right। तो ये कैसे जा रहे हैं, नेजल पैसेज के थ्रू जा रहे हैं। अब ये नेजल चैम्बर जाकर के कहाँ पे खुलेगा, फेरिंग्स में खुलेगा, ठीक है। फेरिंग्स जो होता है वो एक कॉमन ओपनिंग होता है फूड और एयर दोनों के लिए, यानी कि ये एक ऐसा पाइप है जहां से
फूड वाला पाइप भी जाएगा आपका और एयर वाला पाइप, दोनों ही उसके बाद से होंगे, ठीक है। तो ये एक कॉमन ओपनिंग होती है फूड के लिए भी एज वेल एज फॉर द एयर। ये लिखा है द नेजल chamber opens into the pharynx, a portion of which is the common passage for food and air. The pharynx opens through the larynx region into the trachea. अब pharynx क्या है, वो जैसे pharynx है आपका ये राइट, ये नीचे किस पे जाकर के खुलेगा, पहले हमारे larynx में। larynx क्या होता है, larynx एक साउंड बॉक्स होता है, इसको एडम्स एप्पल भी कहते हैं, यानी कि जो मैं बोल रही हूँ या आप बोल रहे हैं, जो भी आवाजें हमारे मुंह से निकल रही हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस साउंड बॉक्स, करेक्ट। अब इसके बाद में नीचे क्या होता है, हमारा ट्रैकिया प्रेजेंट होता है, और इस ट्रैकिया पे प्रेजेंट होती हैं ये कार्टिलेजिनस रिंग। अब देखो ये कार्टिलेजिनस रिंग जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों ये प्रेजेंट होती है, पहले इसको थोड़ा सा मैं रीड करा दूं। ये है, larynx is a cartilaginous box which helps in sound production and hence called a sound box. During swallowing, glottis can be covered by a thin elastic cartilaginous flap called the epiglottis to prevent the entry of food into the larynx. अब देखो क्या होता है, ये ट्रैकिया है, लैरिंक्स जो है यहाँ पर आपका क्या है, एक फ्लैप लाइक कवरिंग होती है, ठीक है। अब क्या होता है, जब फूड आता है तो वो उसको कवर कर देता है, राइट, ताकि वो खाना वहां नहीं जा पाए, हमारे विंड पाइप में नहीं जा पाए और एसोफेगस में चला जाए। जब वो फूड नहीं होता है तो उस टाइम पे एयर, इसी वजह से कहा जाता है कि हमें खाते टाइम बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप बात करेंगे तो आपकी एयर भी पास ऑन हो रही है, उसी वक्त खाना भी जा रहा है, तो आपको खांसी आ सकती है, ठीक है। और इसी से ही चोकिंग वगैरह भी जो होती है वो भी मेनली इसी वजह से ही हो जाती है, ठीक। अब यहाँ पे जो आपका लैरिंक्स है वो क्या है, एक कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है, और यहाँ पे कौन सा कार्टिलेज है, दैट इज द हाइलिन कार्टिलेज। कौन सा कार्टिलेज है, दैट इज हाइलिन, ठीक है। हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है। अब ये कार्टिलेजिनस रिंग्स को भी थोड़ा सा देखते हैं, पहले एक बार थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड thoracic cavity which divides at the level of fifth thoracic vertebra into a right and left primary bronchi। उसको बाद में देखेंगे। कार्टिलेजिनस रिंग जो होती है ना बेटा, ये इस तरह की होती है, पूरी राउंड नहीं होती है ना, ये ऐसे सी शेप्ड होती है, ठीक, इस तरह से होती है, और ये भी कार्टिलेज हाइलिन की ही बनी होती है। अब ये क्यों होती है, अगर सपोज दैट इसका स्ट्रक्चर में क्या है, अगर इस तरह की कार्टिलेजिनस रिंग नहीं मौजूद होगी तो क्या होगा, जिस टाइम एयर नहीं है तो वो क्या होगा, चिपक जाएगा, दोबारा एयर लेने खुल ही नहीं रहा, ठीक है। तो इसलिए वहां पे कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होंगी तो वो कभी भी एक दूसरे से, उसकी वॉल्स चिपकेंगी नहीं और वो अपना प्रॉपर शेप मेंटेन करके रखेगा, ठीक है। अब ये कार्टिलेजिनस रिंग कहाँ से कहाँ तक जाती है, तो बेसिकली देखो क्या होता है, आपका ये ट्रैकिया है, यहाँ से आ रहा है ट्रैकिया, ठीक है। अब ये क्या है, फिफ्थ वर्टिब्रा से, कहाँ से, फिफ्थ, 12 वर्टिब्रा होती है, तो फिफ्थ वर्टिब्रा पे ये डिवाइड हो जाता है, लेफ्ट लंग एंड राइट लंग यहाँ पे चला जाता है, तो ये फर्दर डिवाइड होता है, यानी कि ब्रोंक मेन आया, ट्रैकिया आपका डिवाइड हुआ ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से फिर वो ब्रोंक्यूल्स, तो प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, फिर सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स एंड टर्शियरी ब्रोंक्यूल उसके बाद में आएगा, यानी कि आपको यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, देखो यहाँ पे मैं आपको एक ब्लैंक स्लाइड में दिखाती हूँ। जैसे कि ये है, ये आपका आ रहा है, ठीक है, ये आपका फिफ्थ वर्टिब्री से यहाँ पे डिवाइड हो गया, यहाँ पे चला गया, ठीक है। अब ये क्या है, फर्दर डिवाइड होता जा रहा है, यहाँ से ये फर्दर डिवाइड हुआ प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है। ये क्या है, दैट इज द प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ। उसके बाद में ये आगे चल करके फर्दर डिवाइड हो गया, ठीक है। फिर ये किस में डिवाइड हुआ, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है। फिर उसके बाद में फर्दर डिवीजन हुआ, फर्दर डिवीजन के बाद में किस में डिवाइड हुआ, टर्शियरी ब्रोंक्यूल में, ठीक है। अभी इसमें डिवीजन और भी चल रहा है कंटिन्यूअसली। फिर ये हो गया हमारा क्या, इनिशियल ब्रोंक्यूल, इनिशियल, ठीक है। और इनिशियल के बाद में इसमें फर्दर फिर डिवीजन होगा, दैट इज द टर्मिनल ब्रोंक्यूल, दैट इज टर्मिनल। तो जो हमारी कार्टिलेजिनस रिंग चली आ रही थी ना, वो यहाँ तक पूरा आएंगी, टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में आपका यहाँ पे क्या आपको मिलेंगे, एल्वियोलाइज मिलेंगे, ठीक है, वहां पे कार्टिलेजिनस नहीं है, यहाँ टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक आपको पूरे कार्टिलेज मिलेगा, कार्टिलेजिनस रिंग्स मिलेंगी, ठीक है। वापस देखते हैं। Trachea is a straight tube extending up to the mid thoracic cavity which divides at the level of fifth thoracic vertebra पे होता है into a right and left primary bronchi। एक का दो पार्ट में हो गया, लेफ्ट एंड राइट। ईच ब्रोंकाई अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म द सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स एंडिंग अप इन अ वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। अभी मैंने बताया ना आपको लास्ट में, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एंड द
ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग, वहां तक पहुंचते हल्की होती जाती है, इनकम्प्लीट होती जाती है, लेकिन प्रेजेंट होती है। ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स गिव राइज टू अ नंबर ऑफ अ वेरी थिन इर्रेगुलर वॉल्ड एंड वस्कुलराइज्ड बैग स्ट्रक्चर कॉल्ड द एल्वियोलाई। किस तरह के होते हैं मेनली? वो कुछ इस तरह के होते हैं। अगर आपका ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल है तो इस तरह के आपके बैग लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है वहां पे, ठीक है, इसके पीछे वाले में, ठीक है, इस तरह के। तो बेसिकली राइट, तो ये मेनली क्या है हमारे एल्वियोलाई, ठीक। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई कंप्राइज द लिंग। अब मेनली जो ये ब्रांचिंग पैटर्न हुआ हमारा, ब्रोंकाई बना, फिर ब्रोंक्यूल्स बने, फिर एल्वियोलाई, तो बेसिकली लंग क्या है? वो यही तो है लंग, ठीक है। उसकी वो बाकी जो शेप है वो तो कवर है ना उसका सारा, तो मेनली लंग्स हमारे यही है। The branching network ये हो गया, we have two lungs which are covered by a double layered pleural with pleural fluid with them and it reduces the friction on the lung surface। क्या होता है यहाँ पे? डबल लेयर होती है हमारी इस तरह से, राइट। इस लेयर को क्या कहते हैं हम? प्लूरा कहते हैं, और इसके बीच में एक फ्लूइड भरा होता है, दैट इज द प्लूरल फ्लूइड, ठीक। अब ये फ्लूइड कैसा होता है? जैसे आपने कभी दो स्लाइड्स को पानी से चिपकाया है, वैसे एक दूसरे से ये जुड़ी रहती है मेम्ब्रेन, तो ये बेसिकली इसीलिए चिपकी रहती हैं ताकि जब वो एक्सपेंड हो, जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो, तो उसके साथ में ही दोनों मेम्ब्रेन एक साथ हो। अगर बीच में गैप, ऐसा ड्राई गैप होगा तो क्या होगा? वो नहीं होगी। दूसरा, इसको जर्क से भी बचा रही होती है, किसी धक्के बक्के से भी सेव कर रही होती है। तो इट रिड्यूसेस फ्रिक्शंस ऑन द लंग सरफेस। द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द थोरैकिक lining, whereas the inner pleural membrane is in contact with the lung surface। अब जो outer membrane है, right, जो outer membrane है, pleural membrane, ये देखो, ये वाली outer membrane है ये, और ये वाली क्या है? inner membrane है। तो outer वाली किससे है? thoracic, ये है ना आपका thoracic chamber, तो ये उनसे contact में है, और जो inner वाली है that is in the contact with the alveoli। जो gases exchange जहाँ पे होगा alveoli में, ये directly उनके contact में है। The part starting with the external nostrils up to the terminal bronchioles constitute the conducting part, whereas the alveoli and their duct from the respiratory or exchange part of the respiratory system. The conducting part transport the atmospheric air to the alveoli, clears it from foreign particles, humidifies and also bring the air to body temperature. Exchange part is the site of actual diffusion of O2, CO2 between blood and atmospheric air। अब देखो यहाँ पे मेनली क्या है? दो पार्ट है, ठीक है। एक है हमारा कौन सा पार्ट? कंडक्टिंग पार्ट है, और दूसरा कैसा पार्ट है? एक्सचेंज पार्ट है, ठीक है। कंडक्टिंग पार्ट कहां से शुरू हो रहा है? हमारे नॉस्ट्रल से शुरू हो रहा है, और नॉस्ट्रल से लेकर के कहां तक जाएगा? हमारे टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक, दैट इज अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल, ठीक है। यहां तक जाएगा हमारा क्या? कंडक्टिंग पार्ट, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एयर को ही तो कंडक्ट करा रहा है। मेन एक्सचेंज जो ऑफ गैस का होगा वो एल्वियोलाइज में जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है उनके थ्रू होगा, तो इसीलिए वो पार्ट जो होता है हमारा, वो कहलाता है एक्सचेंज पार्ट। यानी कि उसके टर्मिनल के बाद में जो हमारा एल्वियोलाई वाला पार्ट है, दैट इज नोन एज द एक्सचेंज पार्ट। इज इट क्लियर? अब जो एयर हम लेते हैं, ठीक है, जो हमारा कंडक्टिंग पार्ट है, नॉस्ट्रल्स में आपने सब में देखा होगा कि छोटे छोटे बारीक हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इतना लंबा पैसेज है, क्यों है? ये बेली हमारे क्या, फॉरेन पार्टिकल्स को रोकते हैं। हर एक लेवल पे सेफ्टी है, तो फॉरेन पार्टिकल्स को रोकते हैं। जर्म्स, बहुत सारे बैक्टीरिया वहीं पे ही रह जाते हैं, एयर फिल्टर आउट होती है। साथ ही साथ में एयर को ह्यूमिडिफाई भी करता है, ठीक है, ह्यूमिडिफाई करता है। साथ ही साथ में ऑल्सो ब्रिंग्स द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर, एयर को बॉडी के टेम्परेचर पे भी लेकर के आता है। जो हमारा बॉडी का रेगुलेशन है टेम्परेचर को, उसको रेगुलेट करके वो उस टेम्परेचर पे लाता है। Exchange part is a site of actual diffusion of O2 and CO2 between blood and atmospheric air। अब जो exchange part है हमारा मेनली एल्वियोलाई वाला पार्ट, वहां पर ही क्या होता है? डिफ्यूजन होता है ब्लड के साथ में एटमॉस्फेरिक एयर का, यानी कि O2 एंड CO2 का जो डिफ्यूजन होगा वो वहीं पे होगा। The lungs are situated in the thoracic chamber which is anatomically an airtight chamber। जो लंग्स मौजूद होते हैं वो एक थोरैकिक चैम्बर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या पार्ट है? द थोरैकिक चैम्बर इज फॉर्म्ड बाय डॉर्सली बाय द वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली बाय द स्टर्नम, ठीक है। डॉर्सल में क्या है हमारा? वर्टिब्रल कॉलम है,
वेंट्रल में क्या है, स्टर्नम है, लैटरली बाय द रिब्स, लैटरल में क्या मौजूद है, रिब्स मौजूद है, एंड ऑन द लोअर साइड द डोम शेप्ड डायफ्राम, और नीचे क्या है, डोम शेप्ड डायफ्राम है, ठीक है। यानी कि डॉर्सल में हमारे वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है, वेंट्रल में हमारा स्टर्नम प्रेजेंट है, साइड से हमारे लैटरल में क्या है, रिब्स प्रेजेंट है, और नीचे से क्या है, हमारा डोम शेप्ड डायफ्राम प्रेजेंट है। द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इन thorax is such that any change in the volume of the thoracic cavity will be reflected in the lung pulmonary cavity। अब जो हमारी पल्मोनरी जो प्लूरल लेयर थी आपने देखा, ये देखे डायग्राम में, यस, ये लेयर जो है ये डायरेक्टली कांटेक्ट है थोरैकिक चैम्बर से, तो यानी कि थोरैकिक चैम्बर में अगर कुछ भी चेंजेस होंगे साइज में तो वो उससे कैविटी में भी चेंज होंगे, और उस कैविटी में चेंज होंगे तो लंग्स के अंदर भी जो स्पेस है वो इंक्रीज और डिक्रीज उसी के बेसिस पे होगी, क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट भी तो बनाना है, तो मेनली यहाँ पे ये वो इसी तरह से करता है। So such an arrangement is essential for breathing and as we cannot directly alter the pulmonary volume। और अगर ये चैम्बर इतना कॉम्पैक्ट नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे देखो ये चैम्बर अगर आपका पूरा इतना कॉम्पैक्ट नहीं होगा तो क्या होगा, वॉल्यूम क्या फिक्स हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, और वॉल्यूम अगर नहीं फिक्स हो पाएगा तो क्या ब्रीदिंग प्रॉपर्ली हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए इसको पूरा कॉम्पैक्ट चैम्बर, पूरा पैक है चैम्बर, सिर्फ ऊपर किससे खुला हुआ है, यहाँ पे सिर्फ इस जगह से ये खुला होता है, बाकी ये पूरा क्लोज चैम्बर होता है, ऊपर नीचे साइड से हर तरफ से ये बंद होता है, और इसी वजह से हम ब्रीदिंग प्रॉपर्ली कर पाते हैं। एक बार डायग्राम के सारे पार्ट्स देख लेते हैं, ठीक है। ये आपको दिख रहा है एपिग्लॉटिस, ठीक है, एक ग्लॉटिस है, उसकी कवरिंग को ही तो एपिग्लॉटिस कहा जाएगा। नीचे आपको क्या दिख रहा है, लैरिंक्स, जो कि है हमारा साउंड बॉक्स, हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है, एंड ये क्या है, हमारा ट्रैकिया है, ठीक। अब ये फिफ्थ वर्टिब्रा से यहाँ से डिवाइड हो गया लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस में, उसके बाद में ये हमारा फर्दर डिवाइड हो जाएगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इनिशियल, टर्मिनल, इनमें। फिर उसके बाद में ये जो है हमारे ये जो आपको छोटे छोटे बैग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दैट इज नोन एज द एल्वियोलाई, राइट। यहाँ पे जो फ्लूइड फिल है इन दोनों लेयर्स के बीच में, ये जो फ्लूइड फिल है इसको क्या कहा गया है, प्लूरल फ्लूइड कहा गया है। ब्रोंक्यूल्स आपको जस्ट पहले वो भी दिखाया गया है, ठीक है। ये जो नीचे आपको डोम शेप्ड दिख रहा है, जो इसका रिलैक्स्ड स्टेट में होता है डायफ्राम का, वो डोम शेप्ड ही होता है। जब ये कॉन्ट्रैक्टेड होता है तब ये फ्लैट होता है। अभी कैसे होता है अभी आगे देखेंगे। और बाकी आपको रिब है एंड ये आपको लंग दिखाया गया, ब्रोंकस ये पूरा हो गया। तो ये आपका मेनली रिस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम है। अब रिस्पिरेशन के कितने स्टेप्स होते हैं? Respiration involves the following step। इसके पांचों स्टेप देखते हैं। नंबर 1 है breathing और pulmonary ventilation by which atmospheric air is drawn in, CO2 rich alveolar air is released out। ये पूरा कंडक्टिंग पार्ट बात कर रहा है, जहाँ पे एयर एटमॉस्फेयर से लेकर के वहां हमारे लास्ट टर्मिनल ब्रोंकियोल तक पहुंचाई जा रही है। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस O2 एंड CO2 अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन। अब ये एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन है, ठीक है, वहां पे क्या प्रेजेंट है, इस तरह से ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब इन ब्लड वेसल्स से O2 का अंदर आना और CO2 जो वो लेकर के आएगा उसका बाहर जाना होगा, तो ये गैसेस एक्सचेंज होगा, और ये सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस की तरह होता है, जिससे मतलब जहां कॉन्सेंट्रेशन कम है वो उस डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली मूव कर जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड। अब जो गैस का ये एक्सचेंज हो गया, ठीक है, वो एल्वियोलाई में जाकर के ब्लड में क्या आ गई, O2 आ गई, तो ब्लड कैसा हो गया, O2 रिच हो गया। अब इसका पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू। अब यही ब्लड वेसल्स आपकी जो है, ठीक है, अब ये ब्लड वेसल कहाँ पे है, किसी टिश्यू में पहुंच गई, ठीक है। वहां पे क्या करेगी, जाकर के ये वहां पे एक्सचेंज करेगी, क्योंकि वहां की सेल्स में क्या होगा, CO2 ज्यादा होगा तो वो वहां से CO2 लेगी और साथ में वहां पर O2 को रिलीज आउट करेगी, ताकि वो सेल्स प्रॉपर्ली अपनी एनर्जी बना सके ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करके। यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन। अब जो O2 सेल के अंदर पहुंच गई, ठीक, अब वो O2 का यूज क्या करेंगे, कैटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए करेंगे, जिससे वो ब्रेक डाउन करें एंड रिजल्ट इन रिलीज ऑफ CO2, दैट इज द सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। ये सेलुलर रेस्पिरेशन हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इससे पहले। तो यहाँ पे O2 एंड CO2 का मेनली एक्सचेंज हो जाएगा, O2 का यूज हो जाएगा ब्रेकडाउन के लिए, और जो CO2 वहां पे बन रही है वो वापस ब्लड में भेजी जाएगी, ब्लड वापस लेकर के उसको कहाँ पहुंच जाएगा, एल्वियोलाइज में, वापस से वहां पे CO2 को देगा, वहां से O2 लेगा, वापस से ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, फिर हार्ट से वो वापस से पंप कर दिया जाएगा पूरी बॉडी में। तो ये कंप्लीट हमारे 5 स्टेप होते हैं मेनली रिस्पिरेशन में। अब आता है इसके बाद में मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है, ब्रीदिंग समझते हैं। तो ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स 2 स्टेजेस, 2 स्टेज होती हैं, एक हो गई हमारी क्या, इंस्पायरेशन, एंड दूसरी हो गई एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेयर एयर इज ड्रॉन इन। इंस्पायरेशन
आ रहा है, ठीक है। तो इंस्पायरमेंट बाहर से एटमॉस्फेरिक एयर को हम अंदर ले रहे हैं। एक्सपायरेशन बाय विच द एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट, एक्सपायरेशन मतलब रिलीज हम कर रहे हैं बाहर। द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर। अब ये एक्सचेंज कैसे चल रहा है, ठीक है। अब मेनली यहाँ पे क्या है, बाहर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा और अंदर कम होगा, ठीक है। यानी कि हमने अंदर क्या है, ज्यादा बड़ी जगह कर दी, तो क्या होगा, प्रेशर अंदर कम हो जाएगा और बाहर ज्यादा होगा, तो बाहर से एयर क्या करेगी, वो अंदर रश करेगी। देखो जैसे ऐसे ये कि सपोज दैट बैलून है, ठीक है। अब बैलून को हमने ऐसे खींच दिया, क्या बैलून को खींचेंगे तो क्या होगा, फिर एयर जो है वो अंदर की तरफ रश करेगी, रश इन करेगी। अब उसी को हम अगर छोड़ देते हैं तो बाहर क्या होगा, प्रेशर कम होगा और अंदर ज्यादा प्रेशर है, तो वो क्या होगी, इसलिए फिर बाहर भी चली जाएगी। तो मेनली सारा खेल जो होता है प्रेशर का ही होता है। So inspiration can occur if the pressure within the lungs, intrapulmonary pressure is less than the atmospheric pressure. That is, there is a negative pressure in the lungs with respect to the atmospheric pressure. जब lungs का size बड़ा होगा और उसमें अंदर pressure कम होगा, तो बाहर से क्या होगी, air अंदर आएगी और इसी को कहा जाएगा inspiration. Similarly, expiration takes place within the intrapulmonary pressure is high than the atmospheric pressure. जब अंदर pressure ज्यादा होगा, ठीक है, lungs का size छोटा होगा और वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा, कम जगह पे ज्यादा एयर होगी और उसके कंपैरेटिवली बाहर एटमॉस्फेयर में प्रेशर कम होगा, तो वो गैस कहाँ जाएगी, बाहर जाएगी और इसी को कहा जाता है एक्सपायरेशन। The diaphragm and a specialized set of muscles, external and internal intercostal muscles between the ribs, help in generation of such gradients. अब जो रिब्स होती है ना, उनका स्ट्रक्चर ये कुछ इस तरह से होती है ना, ठीक है। अब इन रिब्स के बीच में खाली जगह नहीं होती, यहाँ पे मसल्स मौजूद होती है, ठीक है। अब ये मसल्स की मेनली जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर रही है ना, उन्हीं के थ्रू ये हमारा साइज है लंग का, वो बढ़ रहा है और घट रहा है। बढ़ रहा है तो इंस्पायरेशन हो जा रहा है, घट रहा है तो क्या हो रहा है, एक्सपायरेशन हो जा रहा है। Inspiration is initiated by the contraction of diaphragm, which increases the volume of a thoracic chamber in the anterior-posterior axis, and the contraction of external intercostal muscle lifts the rib and the sternum, causing an increase in the volume of thoracic chamber in the dorsoventral axis. अब क्या होता है, आप सांस लेकर के देखिए, इस तरह से सांस लिए तो हमें फील हो रहा है ना कि अंदर जो है हमारी रिब्स जो है वो ऊपर की तरफ उठ गई। तो क्या हो रहा है, मेनली वहां पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्शन हुआ। कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, वो सारा साइज बढ़ाएंगे और जब साइज बढ़ाएंगे तो जो नीचे डायाफ्राम है वो क्या होगा, ऐसे साइज बढ़ा, वो यूं इस तरफ हो जाएगा, यानी कि डोम से वो क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, ठीक। अब ये जो हमारा पूरा एरिया था थोरैकिक चैम्बर का, उसका वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब उसका वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, बाहर से एयर जो है हमारी वो अंदर फिल होने लगेगी, ठीक। The overall increase in the thoracic volume causes a similar increase in pulmonary volume, ठीक। अब thoracic volume बढ़ रहा है तो pulmonary volume तो आई होप आप समझ गए होंगे, क्योंकि वो pulmonary प्लूरल लेयर हमने जो पढ़ी थी ना, दो लेयर होती है, एक जो होती है वो thoracic chamber के कांटेक्ट में होती है और एक जो होती है वो lungs के कांटेक्ट में होती है। इन दोनों के बीच में प्लूरल फ्लूइड भरा होता है जो कि आपस में लेयर को चिपका के रखता है। तो यानी कि अगर एक बढ़ रहा है तो वो दूसरा भी इसी तरह से उसकी तरफ खिंचता हुआ चला जाएगा, यानी कि पूरा लंग का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। An increase in pulmonary volume decreases the intrapulmonary pressure to less than the atmospheric pressure, which forces the air from outside to move into the lungs. और इससे क्या होगा, बाहर प्रेशर ज्यादा था, अंदर प्रेशर कम था, एयर आ जाएगी और यहाँ पे इंस्पायरेशन की प्रोसेस हो जाएगी। Relaxation of the diaphragm and the intercostal muscles returns the diaphragm and sternum to their normal position and reduce the thoracic volume and thereby the pulmonary volume. अब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट पूरे टाइम तो नहीं रह सकती ना, कॉन्ट्रैक्ट के बाद में क्या होंगी, रिलैक्स भी होंगी। जैसे ही वो रिलैक्स होंगी तो जो डायफ्राम था ना, ये सब रिलैक्स हुई, पहले एकदम कॉन्ट्रैक्ट एकदम खिंची हुई थी, तो ये सारा पूरा खिंच के जगह बड़ी हो गई, ठीक। अब क्या होगा, जैसे ही वो रिलैक्स होंगी तो डायफ्राम भी क्या होगा, वो रिलैक्स हो जाएगा, डोम शेप्ड में आ जाएगा। जो थोरैकिक चैम्बर का वॉल्यूम था वो भी कम हो जाएगा, पल्मोनरी वॉल्यूम वो भी कम हो जाएगा। तो पहले ये इतना बड़ा था, अब ये जगह कितनी हो गई, छोटी हो गई। तो यहाँ पे उतनी ही एयर अब भी मौजूद है, यानी कि यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, वो ज्यादा होगा कंपेयर टू एटमॉस्फेयर। अब जब वहां प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये बाहर की तरफ गैस चली जाएगी, यानी कि एटमॉस्फेयर में चली जाएगी और ये प्रोसेस हमारी क्या हो जाएगी, एक्सपायरेशन, ठीक है। यही चीज यहाँ पे बताई गई है। दिस लीड्स टू एन इंक्रीज इन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर टू स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कॉजिंग द एक्सपल्जन ऑफ द एयर फ्रॉम द लंग्स। कितना अच्छा सिस्टम बना रखा है ऊपर वाले ने कि एक्सपायरेशन
के लिए कुछ हमें इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, ठीक। अब इंस्पायरेशन जो है ना, वहां पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। अब अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वहां पे एनर्जी चाहिए होगी, तो वहां पे पैसा खर्च करना पड़ेगा, यानी कि एटीपी खर्च करना पड़ेगा। लेकिन एक्सपायरेशन के प्रोसेस में क्या है, वो रिलैक्स कर रहा है, कोई पैसा नहीं खर्च हो रहा है, आराम से मस्त रिलैक्स हो रहा है, वो अपने आप ही हो रहा है। यानी कि एक्सपायरेशन में नो खर्चा, इंस्पायरेशन में खर्च हो रही है एनर्जी। कहीं ना कहीं आगे जरूर दिया होगा। वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स इन द एब्डोमेन। यहाँ पे एब्डोमेन में हमारी एडिशनल मसल्स होती है जो कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में एबिलिटी की जो उसकी स्ट्रेंथ होगी उसको इंक्रीज करने के लिए हेल्प आउट करती हैं। एंड अ हेल्दी मैन ब्रीथ्स 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। कितनी बार हम ब्रीथ कर सकते हैं? 12 to 16 टाइम्स। कितना? 1 मिनट में। हार्ट बीट समझ जोड़ना, तो 12 से 16 बार हम 1 मिनट में ब्रीथ कर सकते हैं। The volume of air involved in breathing movements can be estimated by using a spirometer which helps in clinical assessment of function। ये स्पायरोमीटर है भाई, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको स्पायरोमीटर कहते हैं, जो हमारे अलग अलग वॉल्यूम्स जो भी हम पढ़ने वाले हैं ना, टाइडल वॉल्यूम पढ़ेंगे, रिजर्व, एक्सपायरेटरी रिजर्व, इंस्पायरेटरी रिजर्व, रेजिडुअल, तो इन सब वॉल्यूम्स को पता करने के लिए होते हैं। रेजिडुअल नहीं होता है, बाकी सारे वॉल्यूम्स को हम पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पायरोमीटर। ये देखिए, ये मैकेनिज्म दे रखी है आपको एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन की। यहाँ पे देखिए जो पहला डायग्राम है इंस्पायरेशन, यहाँ पे ये क्या है आपका रिब्स एंड स्टम ने इन्होंने साइज बढ़ा दिया है, वॉल्यूम बढ़ा दिया है, तो एयर क्या है, वो सारी एयर अंदर आने लगी यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका साइज छोटा हो गया, वॉल्यूम कम हो गया है और एयर उतनी ही है, तो प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो एयर क्या है, वो लंग से बाहर चली जाएगी। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड देयर कैपेसिटीज। ठीक है, एक से ज्यादा वॉल्यूम्स को जब एड ऑन करते हैं तब बनती है कैपेसिटी। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला क्या है हमारा टाइडल वॉल्यूम, फिर है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और यहाँ पे देखो सारे आपके दे रखे हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक, एक एक करके समझते हैं। मैं शुरू करूंगी रेजिडुअल वॉल्यूम से, उल्टा इसको पढ़ेंगे। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपायरेशन, दिस एवरेजेस 1100 to 1200 ml। देखो यहाँ से ऐसे मैं बता देती हूँ। सपोज दैट ये क्या है आपका, एक लंग है, ठीक है। यहाँ पे कुछ वॉल्यूम जो होता है ना आपका, दैट इज द रेजिडुअल वॉल्यूम, जो हमेशा रहते ही रहता है। आप चाहे जितनी एयर बाहर निकाल लें, जितना बड़ा एक्सपायरेशन कर ले, वो वॉल्यूम वहां पे फिल रहेगा ही रहेगा। सो दैट वॉल्यूम इज नोन एज द रेजिडुअल वॉल्यूम। यही वॉल्यूम आपको यहाँ पे दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपायरेशन, दिस इज एवरेजेस 1100 to 1200 ml। और ये कितना होता है हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम? 1100 से 1200 ml के करीब होता है। ठीक, अब इसके बाद में हमारा जो आता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक, इसके ऊपर क्या हो गया हमारा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय अ फोर्सिबल एक्सपायरेशन, दिस एवरेजेस 1000 ml to 1100 ml। जब आप इंस्पायरेशन किया आपने, उसके बाद आप एक्सपायरेशन करें, बहुत जोर लगा के भी आप सारी गैस निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो वॉल्यूम उस टाइम पे निकलेगा दैट इज नोन एज द एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एंड ये वॉल्यूम की जो वैल्यू होती है, ये होती है 1000 से 1100 ml के करीब होती है। ठीक है, इतनी होती है। अब आता है इसके बाद में इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सिबल इंस्पायरेशन, ये बताती हूँ। उससे पहले टाइडल वॉल्यूम देखो। टाइडल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड, जो एक नॉर्मल हम सांस ले रहे हैं आराम से, जो एक नॉर्मल ले रहे हैं, दैट इज नोन एज द टाइडल वॉल्यूम। एंड ये टाइडल वॉल्यूम कितना होता है बेटा, ये होता है 500 ml। यानी कि हम 500 ml आराम से अंदर ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं। ठीक है, जब हम जोर लगा के छोड़ रहे हैं तो हमारा ये एक्सपायरेटरी भी जा रहा है। अब इंस्पायरेटरी रिजर्व, हमने खूब तेज बड़ी वाली सांस ली, ऐसे करके हमने खूब बड़ी वाली सांस ली, तो उस टाइम पे जो एयर का वॉल्यूम हमारे अंदर आया, दैट इज नोन एज द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये होता है हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये है हमारा कितना, 2500 से लेकर के 3000 ml। राइट, ये हो गया हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। आई होप समझ गए होंगे। टाइडल, इंस्पायरेटरी, एक्सपायरेटरी एंड रेजिडुअल। मैंने उल्टा बताया है इसको, रेजिडुअल पहले बताया, एक्सपायरेटरी फिर बताया, फिर टाइडल बताया एंड फिर उसके बाद इंस्पायरेटरी बताया। अब हम देखते हैं कैपेसिटीज। कैपेसिटीज का मतलब क्या होता है बेटा, जब दो टाइप या दो से ज्यादा वॉल्यूम्स को ऐड करा जाता है, सम अप किया जाता है, तो बनती है कैपेसिटीज। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी।
Total volume of air a person can inspire after a normal inspiration. This includes tidal volume and inspiratory reserve volume. हमने एक नॉर्मल सांस ली, जो हमारी नॉर्मल साइज की सांस है वो ली 500 ml वाली, फिर उसके बाद हमने एक बड़ी सांस ली, तो वो कंबाइंड जो हमारा वॉल्यूम आया, यानी कि टाइडल वॉल्यूम हमारा और प्लस हमारी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये दोनों मिलाकर के क्या बना रहे हैं, हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेशन की हो रही है ना, तो ये इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हो गई। अब एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में कह रहा है टोटल वॉल्यूम ऑफ अ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन एंड दिस इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब हमने एक नॉर्मल सांस ली, ठीक है, अब उसके बाद में हम जब सांस छोड़ रहे हैं तो वो नॉर्मल नहीं छोड़ रहे, वो हम बहुत ज्यादा देर तक जोर लगा के छोड़ते हैं, तो वहां पे क्या होगा, जो हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होगा वो भी चला जाएगा, यानी कि टाइडल वॉल्यूम तो गया ही गया बाहर, साथ ही साथ में एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो था 1000 से 1100 ml वो भी हमारा चला जाएगा। तो इसको कहा जाता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। इसके बाद में आता है हमारा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो ये होता है वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। दिस इंक्लूड्स ERV एंड RV। अब अगर हम नॉर्मल सांस ले रहे हैं, नॉर्मल सांस छोड़ रहे हैं, ठीक है, तो टाइडल वॉल्यूम बाहर जा रहा है, बहुत ज्यादा बड़ी सांस नहीं ले रहे हैं, तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का भी कोई सीन नहीं है। नॉर्मल सांस ले रहे हैं, नॉर्मल छोड़ रहे हैं, तो हमारी कौन सी जो एयर है वो रह जा रही है हमारे लंग्स में, दैट इज द ERV यानी कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम जो हमेशा रहता है। इन दोनों को कहा जाता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अब आता है इसके बाद में वाइटल कैपेसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट वाइटल कैपेसिटी। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ अ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन। This includes ERV, TB and IRV और the maximum volume of air can breathe out after a forced inspiration। बड़ी वाली सांस ली, ठीक, सब आ गया, इसमें इंस्पिरेशन भी हो गया, टीबी भी हो गया और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी है। अब हम सांस छोड़ रहे हैं, पूरा जोर लगा के सांस छोड़ी, तो क्या क्या बाहर चला गया, टाइडल वॉल्यूम भी गया, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी गया और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी गया। तो यहाँ पर यानी कि ERV भी हमारा जा रहा है प्लस टीवी भी जा रहा है प्लस IRV भी जा रहा है, तो ये तीनों मिलाकर के क्या बनाते हैं, हमारे वाइटल कैपेसिटी बनाते हैं। टोटल लंग कैपेसिटी की जब बात करता है, वाइटल और टोटल में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो वाइटल में रेजिडुअल वॉल्यूम को भी जोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। टोटल लंग कैपेसिटी जो होती है उसमें आपका रेजिडुअल भी आता है प्लस आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आता है प्लस आपका टाइडल वॉल्यूम भी आता है प्लस आपका इंस्पायरेटरी वॉल्यूम भी आता है। तो ये पूरा सारा मिला करके क्या बनाता है, टोटल लंग कैपेसिटी बनाता है, यानी कि वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। ये जो वाइटल कैपेसिटी थी ये तीनों का एडिशन थी, अगर इसमें रेजिडुअल वॉल्यूम जोड़ देंगे तो हमारी क्या निकल आएगी, टोटल लंग की कैपेसिटी निकल आएगी। आ गई बात समझ में? आगे देखते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब देखते हैं, सो एल्वियोलाई आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वियोलाई जो होते हैं वही मेन साइट होते हैं गैसेस एक्सचेंज के। एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो अगर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। अब ये वहां एल्वियोलाई में भी जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं उनसे भी हो रहा है एक्सचेंज, और साथ ही साथ में वही जब ब्लड हमारा पहुंच रहा है टिश्यूज में, वहां पे भी O2 एंड CO2 का एक्सचेंज हो रहा है बाय द सिंपल डिफ्यूजन मेनली बेस्ड ऑन द प्रेशर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जहां पे जो प्रेशर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, जिसकी जितनी क्वांटिटी होगी उसके हिसाब से प्रेशर होगा, वहां पे उसके बेसिस पे एक्सचेंज हो जाता है। Solubility of the gases as well as the thickness of the membranes involved in diffusion are also some important factors that can affect the rate of diffusion। यहाँ पे कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो डिफ्यूजन, जो इनके एक्सचेंज को अफेक्ट करेंगे। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? एक तो टेम्परेचर है, ठीक है, और O2 कितना मौजूद है उसकी कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, इसके अलावा H आयन इसकी कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, CO2 उसकी कॉन्सेंट्रेशन। तो ये फैक्टर्स मेनली वहां पे अफेक्ट करते हैं। प्रेशर मेनली, प्रेशर भी फैक्टर है वहां पे। प्रेशर contributed by an individual gas in a mixture of gases is called the partial pressure and is represented by the PO2 for oxygen and PCO2 फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन के लिए जो पार्शियल प्रेशर होगा उसको क्या कहा गया है, PO2। जो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए है उसको क्या कहा गया है, पार्शियल प्रेशर को PCO2। पार्शियल प्रेशर्स ऑफ दीज टू गैसेस इन द एटमॉस्फेरिक एयर एंड द टू साइड्स ऑफ डिफ्यूजन आर गिवन इन टेबल पॉइंट 14.1 एंड इन फिगर 14.3। द डेटा गिवन इन द टेबल क्लियरली इंडिकेट्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। चलो टेबल देखते हैं। चलो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भाई याद रख लेना, और बहुत सिंपल तरीका है इसको याद रखने का, ठीक है। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक वाले पोर्शन को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, बहुत ज्यादा वो कभी नहीं पूछा जाता। जो मेनली पूछे जाते हैं एल्वियोलाई, ब्लड,
डीऑक्सीजनेटेड वाला, ऑक्सीजनेटेड वाला और टिश्यूज में, ये मेनली पूछे जाते हैं। ठीक है, एक बार को बस देख सकते हैं आप वैल्यू इसकी कितनी होती है। ऑक्सीजन का देखिए, अच्छा इसको याद करने का मैं आपको तरीका बता रही हूँ। जो सबसे कम प्रेशर होता है वो होता है 40, इससे कभी भी कम प्रेशर नहीं होगा किसी भी गैस का। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरी चीज, कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक टॉक्सिक गैस है, तो इसको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं रखा जा सकता बॉडी में। तो अगर ये कहीं पर भी मौजूद है, अगर मिनिमम है तो ये क्या होगी 40 होगी। ऑक्सीजन भी मिनिमम है तो क्या होगा 40 होगा। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड कहीं पर ज्यादा भी मौजूद है तो ये 45 से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, ऑक्सीजन कहाँ पे ज्यादा होगी और कहाँ पे उसके बाद में कम होगी, तो वो मैं आपको भी बताती हूँ। तो सबसे पहले आप देखिए एल्वियोलाई, एल्वियोलाई में अगर देखते हैं, चलो टिश्यूज से शुरू करते हैं। टिश्यूज में देखो, टिश्यूज में क्या ज्यादा होगा, क्या ज्यादा होगा टिश्यूज में, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी, ऑक्सीजन कम होगी। तो ऑक्सीजन कम है तो कितनी हो जाएगी मिनिमम 40 होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो किससे ज्यादा नहीं हो सकती 45 से ज्यादा नहीं हो सकती, तो यहाँ पे क्या होगी 45 होगी। ये हो गया क्लियर। अब ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड वाला है, ठीक है, और यहाँ पे ब्लड डीऑक्सीजनेटेड वाला है। तो पहले हमने टिश्यू देखा, अब उसके बाद में डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड देखते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी कि यहाँ पे O2 की क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी, और CO2 की क्वांटिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो O2 अगर कम है तो कितना होगा, 40 से कम नहीं हो सकता, तो 40 हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड 45 से ज्यादा नहीं हो सकती, यानी कि ज्यादा है तो मतलब 45 से मैक्सिमम नहीं हो सकती है। देखो यहाँ पे भी बताया था मैंने। फिर उसके बाद में आता है एल्वियोलाई एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एल्वियोलाई वो जगह है जहां पर ताजी ताजी हवा आ रही है। ठीक है, जहां पे ताजी एयर आ रही है, तो जब ताजी एयर आ रही है तो डेफिनेटली वहां पे क्या होगा, ऑक्सीजन खूब सारी होगी। तो ऑक्सीजन जब खूब सारी होगी तो वहां पे कितनी है ऑक्सीजन, 104 है। और कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे क्या है, कम होगी। तो कितने से कम नहीं हो सकती, 40 से कम नहीं हो सकती, तो वहां पे कितनी होगी 40 होगी। और जो ऑक्सीजन है उसका लेवल कितना है 104, खूब सारी ऑक्सीजन है। इसके बाद में वहां से डिफ्यूज होगी वो एल्वियोलाई में जो ब्लड वेसल्स हमारी प्रेजेंट है उनमें डिफ्यूज होकर के जाएगी ऑक्सीजन, और वहां से CO2 लेगी। तो वहां पे डिफ्यूज होकर जाएगी, तो पूरी 104 की 104 तो नहीं हो सकता ना, तो वहां पे थोड़ा सा कम होगा। तो वहां पे कितना होता है 95 होता है। ये तरीका है एल्वियोलाई और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को याद रखने का। ऑक्सीजन के लेवल को, एल्वियोलाई में ताजी हवा आ रही है इसलिए 104 है, वहां पे ज्यादा होगा, और यहाँ पे क्या है कम होगा, उससे थोड़ा सा 95 होगा। ठीक है, आगे बात समझ में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी, यानी कि इसका कितना हो जाएगा 40। हमेशा ध्यान रखिए कम जो है वो 40 से नीचे जा नहीं सकता। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 45 यानी कि 45 से ऊपर नहीं जा सकती। तो जहां मैक्सिमम है वहां 45 है, जहां मिनिमम है ये दोनों O2 CO2 वहां 40 हो गया। अब एल्वियोलाई और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करते हैं, तो उसमें एल्वियोलाई में ताजी हवा आ रही है इसलिए ऑक्सीजन का लेवल 104 होगा, यानी 104 होगा, और ऑक्सीजनेटेड में क्या होगा 95 होगा। आगे बात समझ में, याद कर लेना इस टेबल को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो यहाँ पर ये एक्सचेंज बता रहा है, आपका गैसेस का एक्सचेंज बता रहा है इस डायग्राम में मेनली। ये देखो यहाँ पे एल्वियोलाई में आपका PO2 दिया है 104 और CO2 दिया है ये इतना। ठीक है, अब ये पल्मोनरी वेन जो है ये जा रही है वहां से, और पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आ रही है। ठीक है, ये आपका हार्ट है। हार्ट जो है मेनली पंप कर रहा है, यहाँ पे आया, यहाँ से पहुंच करके फिर उसने पंप किया, और यहाँ पे कौन सा ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, हार्ट से निकल के जब जा रहा है तो इस ऑक्सीजनेटेड में देखो PO2 का लेवल 95 है एंड PCO2 का लेवल 40 है। यहाँ पे जो है आपके टिश्यूज से जब एक्सचेंज हो गया तो जा रही है, यानी कि ये कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ऑक्सीजन का लेवल 40 है, इससे कम हो नहीं सकता, और CO2 45 से ऊपर जा नहीं सकती, और यहाँ पे ये यहाँ पे पहुंच गई। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा प्रेशर। A gradient is present for CO2 in the opposite direction. अब ये देखो यही पूरी कहानी यही बताई जाएगी। That is from tissues to blood and blood to alveoli. As the solubility of CO2 is 20 to 25 times higher than that PO2, the amount of CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher compared to that of O2. The diffusion membrane is made up of three major layers, namely the thin squamous epithelium of alveoli. कौन सी है, squamous epithelium of alveoli, thin membrane होती है, बिल्कुल पतली सी लेयर होती है, बिल्कुल पतली सी। अगर मोटी लेयर होगी तो क्या डिफ्यूजन होगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो O2 के कंपैरिजन में 20 से 25 टाइम हायर सॉल्युबिलिटी होती है उसकी, राइट। कितनी होती है, 20 to 25 टाइम्स हायर होती है क्या, CO2 की सॉल्युबिलिटी। ठीक,
The endothelium of alveolar capillaries and the basement substance composed of a thin basement membrane supporting the squamous epithelium and the basement membrane surrounding the single layer endothelial cells of capillaries. थोड़ा important है ये, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इन बिटवीन देम, ये इनकी लेयर को दे रखा है, देखो यहाँ डायग्राम में समझते हैं। ये जो लेयर है ये वाली, ठीक है, ये तो एल्वियोलाई की लेयर है ना, ये वाली अंदर, तो ये है हमारी स्क्वामस एपिथेलियल एल्वियोलर वॉल है, वन सेल्ड होती है, ठीक, क्या कि एक्सचेंज आसानी से हो जाए। अब ये जो ब्लड कैपिलरी है इसकी, ये जो है आपके अंदर येलो पार्ट जो दिख रहा है ना आपको, ये बेसमेंट में सब्सटेंस होता है, ठीक। अब उसके बाद में जो ब्लड वेसल की लेयर है ये वाली, ये होती है एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, ये आपकी रेड ब्लड सेल्स है वहां पे, ठीक है, क्लियर हो गया। बाहर वाली मेम्ब्रेन से हमें कुछ करना नहीं, एक्सचेंज तो अंदर वाली से हो रहा है, तो अंदर वाली पे। However, its total thickness is much less than a millimeter. 1 मिलीमीटर से भी कम होती है इसकी टोटल थिकनेस। Therefore, all the factors in our body are favorable for diffusion of O2 from alveoli to tissues and that of CO2 from the tissues of to alveoli. सारे फैक्टर्स जो है वो ये प्रमोट कर रहे हैं कि जाओ भाई O2 तुम आ जाओ ब्लड में, और जो CO2 है वो तुम एल्वियोलाई में चले जाओ। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कितना बचा है? ठीक है, थोड़ा सा बचा है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस देखते हैं। ब्लड इज अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2। अबाउट 97% ऑफ O2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय द RBC। 97% कैसे जाती है? विद द हेल्प ऑफ RBC में किससे जाएगी? हीमोग्लोबिन में, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? ये मॉलिक्यूल है हीमोग्लोबिन में, ठीक है। ये दो अल्फा बीटा, ठीक है। यहाँ पे दो चेन ऐसे लगी होती है, इस तरह से होती है। मेरे डायग्राम की खूबसूरती पे मतलब एक ऑक्सीजन ये बाइंड कर लेगा, 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 ठीक है। यानी कि एक हीमोग्लोबिन जो है वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को बाइंड कर सकता है, ठीक है। अब जो है 97% जो है हीमोग्लोबिन ट्रांसफर करता है ऑक्सीजन को, और जो 3% जो बचा हुआ है वो जाती है प्लाज्मा में डिसॉल्व्ड स्टेज में, ठीक है। The remaining 3% of O2 is carried is in a dissolved state through the plasma. CO2 की बात करते हैं। Nearly 20 to 25% CO2 is transported by RBC. CO2 कितना जाती है? 20 से 25% जाती है, ठीक है, with the help of RBC. एंड 70% जो है वो जाती है 70% बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में जाती है, ठीक है। About 7% of CO2 is dissolved state through plasma and जो 7% बच रही है वो आपकी जाती है प्लाज्मा में डिसॉल्व्ड स्टेज में। आ गई बात समझ में? अब देखते हैं हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन द आरबीसी। हीमोग्लोबिन जो है वो रेड कलर का होता है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है। ये जो है ना यहाँ पे इसमें सब में इसमें अंदर Fe प्रेजेंट होता है, मतलब जैसे अगर इसका एक मैं बता रही हूँ तो यहाँ सब में चारों में अंदर क्या होगा? Fe प्रेजेंट होगा, ठीक है। आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है ये। O2 can bind with the hemoglobin in a reversible manner to form oxyhemoglobin. अब ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन से बाइंड करती है तो वो क्या बनाती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। Each hemoglobin molecule can carry a maximum of 4 molecules. पहले ही बता दिया मैंने आपको। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। अब ये डिपेंड करती है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 के ऊपर, जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग होगी, ठीक है। Partial pressure of CO2, hydrogen ion concentration and temperature are the other factors which can interfere with this binding. अब अगर partial pressure O2 का जितना है उससे ज्यादा अगर CO2 का वहां पे हो गया, टेम्परेचर जो है वो ज्यादा हो गया, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, तो क्या O2 से बाइंड कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, ठीक है। वहां पे ये सब चीजें लो होनी चाहिए, तभी वो जाकर के पार्शियल प्रेशर O2 का जो आपका है वो आपका, तभी वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड कर पाएगी। A sigmoid curve is obtained when percentage saturation of hemoglobin with O2 is plotted against the PO2। यहाँ पे आपको ये मिल रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि वो बाइंड करती जा रही है और वो खटाखट ऐसे मिलता जा रहा है, नहीं भाई, सिग्मॉइड बनेगा इस तरह का, ठीक। The curve is called the oxygen dissociation curve and is highly useful in studying the effect of factors like PCO2, HIN concentration etc. अब देखो, अब आपका जो ये मेनली क्या है? एल्वियोलाई वाला पोर्शन है, अभी मैं बता रही हूँ, एंड ये क्या है? आपका टिश्यू वाला पोर्शन है, ठीक है। अब मुझे एक बात सोच के बताओ कि टिश्यूज में ऑक्सीजन की बाइंडिंग ज्यादा होगी? नहीं होगी, वहां पे CO2 ज्यादा है, वहां पे टेम्परेचर ज्यादा है, वहां पे हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, तो क्या होगा? ये कर्व जो आपको यहाँ पे ऐसे दिख रहा है ये इस तरफ नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, राइट। यानी कि टिश्यूज में
उसी सैचुरेशन पे कम ऑक्सीजन बाइंड हो रही होगी और वहां पे ये अदर फैक्टर्स जो हैं वो ज्यादा प्रोमिनेंट कंडीशन में होंगे, तो वहां पे CO2 ज्यादा बाइंड कर रही होगी। अच्छा, एक चीज और याद रखना, CO2 जब बाइंड करती है हीमोग्लोबिन से उसको कहते हैं कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, कार्बामिनोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है। और कार्बोक्सी से मत कंफ्यूज होना, कार्बोक्सी होता है वो टर्म यूज जब वो कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंड करती है, ठीक है। और इसकी एफिशिएंसी से बाइंड करने की हीमोग्लोबिन से बहुत ज्यादा होती है। तभी आपने सोचा, कभी सुना होगा कि अगर किसी बंद कमरे में ज्यादा धुआं वगैरह है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है क्या वो फटाफट हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाती है, ऑक्सीजन बाइंड ही नहीं कर पाती है, तो क्या होता है, सेल्स डाई होने लगती हैं, क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती तो एनर्जी नहीं बन पाती, और एनर्जी नहीं बन पाती तो क्या है, वो फंक्शन कर पाएंगी, नहीं कर पाएंगी। इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ वेरी वेरी हार्मफुल गैस। उसके बाद कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हम यूज करते हैं टर्म जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बाइंड करती है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन यूज करते हैं टर्म जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करती है। अब ये एल्वियोलाई के केस में अगर देखो तो उसी सैचुरेशन लेवल पे क्या होगा, वहां पे एल्वियोलाई में ऑक्सीजन की बाइंडिंग हीमोग्लोबिन से ज्यादा होगी, तो यानी कि यहाँ पे जो है आपका कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। यही कहानी पूरी इस पैराग्राफ में होगी। इन द एल्वियोलाई वेयर देयर इज अ हाई PO2, लो PCO2 है, लेसर PO2 क्या है, हाई है, PCO2 लेस है, लेस एचाइन कॉन्सेंट्रेशन है, टेम्परेचर भी क्या है, लोअर है। द फैक्टर्स आर ऑल फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, एल्वियोलाई की बात कर रहा है। वेयर इज इन द टिश्यूज वेयर लो PO2 है, ठीक है, टिश्यूज ने सब खर्च कर दी ऑक्सीजन, सारी एनर्जी बना ली, कम हो गया, लो PO2 हो गया। हाई क्या है, PCO2 है, हाई H आयन है, एंड हाई टेम्परेचर होता है, क्योंकि वहां भाई इतनी काम हो रहा है तो वहां पे टेम्परेचर कैसा होगा, हाई होगा। एंड द कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन, तो जब ऑक्सीजन कम होगी हीमोग्लोबिन से तो क्या होगी, वो उससे टूट जाएगी, अलग हो जाएगी, और जैसे हीमोग्लोबिन फ्री होगा फट से जाकर के वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड हो जाएगा। This clearly indicates that O2 gets bound to hemoglobin in the lung surface and gets dissociated at the tissues। और यहाँ से ये मैं क्या पता चल रहा है कि टिश्यूज में जाकर के वहां पे ऑक्सीजन डिसोसिएट हो जाती है, जबकि लंग्स में एसोसिएट होती है। Every 100 ml of oxygen blood can deliver around 5 ml। 100 ml अगर ब्लड है तो वो कितनी ऑक्सीजन डिलीवर करेगा, 5 ml करेगा, याद रखना इंपॉर्टेंट है। एंड टिश्यूज अंडर द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। मैंने पिछले वाले में आपको कार्बन डाइऑक्साइड की भी बहुत सारी बातें बता दी, लेकिन यहाँ पर देखो बता रहा है CO2 is carried by hemoglobin as कार्बामिनोहीमोग्लोबिन, पहले बता दिया आपको, अबाउट 20 to 25% होता है। दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। PO2 इज मेजर फैक्टर विच कुड अफेक्ट दिस बाइंडिंग। अब सोचो अगर कहीं पे PO2 ज्यादा हो जाएगी, एल्वियोलाई जैसे है, और वहां पे PCO2 आ रही है हीमोग्लोबिन से बाइंड करते हुए, तो क्या होगा, PCO2 अलग हो जाएगी, हीमोग्लोबिन कहेगा कि नहीं भाई हमारी ऑक्सीजन ज्यादा है यहाँ पे तो हम इससे बाइंड करेंगे, फटाफट वो एल्वियोलाई में क्या होगा, वहां पे एक्सचेंज होने लगेगा और वहां ब्लड वेसल में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा आरबीसीज में। फिर उसके बाद में when PCO2 is high and PCO2 is low as in the tissues, more binding of carbon dioxide occurs, whereas when the PCO2 is low and PO2 is high as in the alveoli dissociation। वही कहानी है जो मैंने अभी आपको बताई। Of CO2 form कार्बामिनोहीमोग्लोबिन takes place, that as CO2 which bound is to hemoglobin from the tissues is delivered at the alveoli। अच्छा, ये बाइंडिंग जरूरी भी है, अगर ऐसा नहीं होगा तो एल्वियोलाइज में कैसे डिलीवरिंग चलेगी, वहां से कैसे ऑक्सीजन लेके आएगा, वहां से कैसे वो छोड़ेगा, तो ये सारा सिस्टमेटिक प्लान बना हुआ है। RBCs contain a very high concentration of the enzyme carbonic anhydrase and a minute quantity of the same is present in the plasma too। एक एंजाइम है that is the carbonic anhydrase जो कि RBCs में बहुत अच्छी क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है और साथ ही साथ में प्लाज्मा में भी थोड़ी बहुत क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। This enzyme facilitates the following reaction in both direction। अब ये एंजाइम इस रिएक्शन को प्रमोट करता है, देखिए CO2 H2O के साथ मिलकर के कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में क्या बनाती है, H2CO3 बनाती है, और फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में वो बनाती है बाइकार्बोनेट आयन और H आयन, ठीक है, तो यही उसकी कॉन्सेंट्रेशन को कंट्रोल करता है। At the tissue site, when partial pressure of CO2 is high due to catabolism, CO2 diffuses into the blood
आरबीसीज एंड प्लाज्मा एंड फॉर्म HCO3 आयन एंड H आयन। ठीक है, वहां पे क्या होता है, जब टिश्यू की साइड पे पार्शियल प्रेशर CO2 का क्या होता है, ज्यादा होता है कैटाबॉलिज्म के थ्रू, यानी कि वहां पे CO2 ज्यादा बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में बन रही है, तो वो डिफ्यूज होकर ब्लड में चली जाती है और वहां पे आरबीसीज एंड प्लाज्मा में जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस प्रेजेंट है वो इसको HCO3 आयन और H आयन बनाने में मदद करता है। एट द एल्वियोलर साइट PCO2 इज लो, वहां पे क्या है, वो कम है। द रिएक्शन प्रोसीड्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, वहां पे क्या होगा, वो रिएक्शन जो है उल्टा चलेगी। ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में होने लगेगी, इस डायरेक्शन में होने लगेगी वहां पर। Thus, CO2 trapped as bicarbonate at the tissue level and transported to the alveoli is released out as a CO2। अब जो वहां पे ट्रैप हुई थी, ठीक है, कुछ तो उधर बाइंड हुई, जो 70% हमारी उधर ट्रैप होकर के आ रही है SCO3 के फॉर्म में, वो क्या होगी, वापस से हमारी रिएक्शन रिवर्स होगी और वहां पे वो CO2 बनाएगी और वहां पर वो एक्सचेंज कर लेंगे गैस का। इसका मतलब जो 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डिलीवर करता है 4 ml ऑफ CO2, 4 ml ऑफ CO2 को। ठीक है, कहां पे, एल्वियोलाई में। अब इसके बाद में आता है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो मेनली जो रेगुलेशन होता है दैट इज फ्रॉम द ब्रेन, ब्रेन में भी ब्रेन स्टेम कहेंगे, ब्रेन स्टेम से होता है। ठीक है, so human beings have a significant ability to maintain and moderate the respiratory rhythm to suit the demands of the body tissues। ठीक है, अब देखो इसको मैं एक स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके दे रही हूँ। ये हो गया हमारा क्या, मिड ब्रेन, फिर उसके बाद में यहाँ पे हो गया हमारा ये pons, that is pons, एंड इसके बाद ये नीचे हमारा क्या हो गया, मेड्यूला। ठीक, मेड्यूला में आपका क्या प्रेजेंट होता है, रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर RRC प्रेजेंट होता है। ठीक है, पॉन्स में आपका प्रेजेंट होता है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, जो मेन न्यूमोटॉक्सिक सेंटर प्रेजेंट होता है, अभी इसको आगे देखेंगे। आरआरसी जो होता है ये मेन कंट्रोल करता है ब्रीदिंग को। ठीक है, ऑक्सीजन को अंदर लेना, ऑक्सीजन और CO2 को बाहर छोड़ना, तो इस प्रोसेस को मेनली जो कंट्रोल कर रहा होता है वो रिदमिक रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर करता है। अब उसको सांस को तेज लेना है या धीरे लेना है, वो चीज को धीरे तो नहीं लेकिन हाँ तेज के लिए आपका कौन कंट्रोल करता है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, जो कि पॉन्स में मौजूद होता है। वो इसको तब सिग्नल भेजता है कि भाई अब तुम्हें तेज सांस लेनी है या अब यहाँ पे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो उसके बेसिस पे वो जो ड्यूरेशन है हमारी ब्रीदिंग की उसको शॉर्ट कर देगा। जब ड्यूरेशन शॉर्ट हो जाएगी तो क्या होगा, तेज सांस लेने लगेंगे और ज्यादा ऑक्सीजन आएगी और ज्यादा CO2 बाहर निकलने लगेगी। मेनली ये सारी चीजें जो मेनली अफेक्ट होती है ना, वो PCO2 के लेवल से अफेक्ट होती है। चलो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। दिस इज डन बाय द न्यूरल सिस्टम। ये न्यूमोटॉक्सिक सेंटर और जो RRC है ना, जो आपका पॉन्स और मेडुला में प्रेजेंट है, तो ये दोनों की वजह से होता है। इनकी लोकेशन आपको पता होना चाहिए। मेडुला में प्रेजेंट होता है रिदमिक रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर और जो आपका पॉन्स में है वो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर प्रेजेंट होता है। ये दोनों मिलकर के कंट्रोल कर रहे होते हैं, इसी को ही न्यूरल सिस्टम कहा जाता है। अ स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुलर रीजन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। इस सेंटर की बात कर रहा है। इज प्राइमली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन, जो ब्रीदिंग पे रेगुलेशन है वो इससे हो रहा है। अनदर सेंटर प्रेजेंट इन द पॉन्स रीजन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड द न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ये आपका न्यूमोटैक्सिक सेंटर है जो प्रेजेंट है कहाँ पे, पॉन्स पे प्रेजेंट है। कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ये इसके फंक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि ब्रीदिंग रेट को जब फास्ट करना है तब वो उसको कर सकता है कि भाई अभी कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो रही है तो थोड़ा तेज सांस लेना पड़ेगा। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन एंड देयर बाई अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट। तो जिससे क्या होगी, रेस्पिरेटरी रेट जो है वो बढ़ जाएगी। अ कीमोसेंसिटिव एरिया इज सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर व्हिच इज हाईली सेंसिटिव टू CO2 एंड हाइड्रोजन आयंस। यहाँ पे ही रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इसी के पास में ही आपका क्या प्रेजेंट होता है, कीमो सेंसिटिव एरिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, कीमो सेंसिटिव एरिया क्या है, ये मेनली कंसंट्रेशन को मेजर करता है CO2 की और साथ ही साथ में H आयन की। तो जैसे ही CO2 और H आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, ये क्या करेगा, ये RRC को सिग्नल देगा कि भाई तेज से सांस लो क्योंकि ये CO2 ज्यादा हो रही है तो इसको जल्दी बाहर ना निकालो। फिर इसके अलावा increase in these substances can activate the center which in turn can signal the rhythmic center to make necessary adjustment to the respiratory process by which these substances can be eliminated। ठीक है, receptors associated with aortic arc and carotid artery also can recognize changes in CO2। अब हार्ट में जो है ना, हार्ट में भी आपके एओर्टा में भी
कुछ ऐसे सेंसर्स रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स, जो CO2 और साथ ही साथ में H ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं है इनको, CO2 और H के अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है तो ये तुरंत सिग्नल भेज देते हैं कि भाई क्या हो रहा है, यहाँ पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो रही है, तो यानी कि सांस तेज करो, इंस्पिरेशन की प्रोसेस तेज करो, एक्सपिरेशन ऑटोमेटिकली तेज हो जाएगी। And send necessary signal to the rhythmic center and remedial action. The role of oxygen in the regulation of respiratory rhythm is quite insignificant. ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं भाई, ऑक्सीजन क्यों, ऑक्सीजन जितनी अच्छी अच्छी आ रही है बढ़िया चीज है ना, उससे तो और अच्छी चीज है, ज्यादा एनर्जी मिलेगी। बट अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल और H आयन का लेवल इनसे सेंसिटिव होते हैं ये सेंसरी रिसेप्टर्स, अगर इनका लेवल ज्यादा होता है तो क्या होते हैं, वो तुरंत सिग्नल भेजते हैं रिदमिक सेंटर पे कि आप जाइए वहां से अपनी रेट को इंक्रीज करिए, चेंज करिए। और बाकी अगर रेट बढ़ानी होती है तो वो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर से कंट्रोल होती है। तो दो चीजें केमिकल कंट्रोल में क्या क्या आ गया हमारे, एक एओर्टिक और ये हमारी कैरोटिड आर्टरी से जो सिग्नल जाते हैं वो, और एक कीमोटॉक्सिक वाले से जाते हैं, ठीक है। बाकी जो नॉर्मल कंट्रोल होता है दैट इज बिकॉज ऑफ रिदमिक सेंटर। अब आ जाती है डिसऑर्डर्स, लास्ट टॉपिक है। एस्थमा इज अ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। जब ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में जो स्वेलिंग हो जाती है, ये थिक हो जाते हैं, इनकी बॉल थिक हो जाएगी, ल्यूमेन कम हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एस्थमा के केस में ये होता है, तो सांस लेने में डिफिकल्टी होने लगती है ना, इसलिए। Emphysema, it is a chronic disorder in which alveolar walls are damaged due to the which respiratory surface is decreased and one of the major causes is the cigarette smoking. क्या होता है, जो alveol की wall होती है वो डैमेज हो जाती है, उनमें क्या हो जाते हैं, पोर्स हो जाते हैं। जब पोर्स हो जाएंगे तो क्या वहां पे एयर रह पाएगी, नहीं रह पाएगी। जब एयर नहीं रह पाएगी तो क्या सांस ठीक से रह पाएगी, नहीं रह पाएगी ना। तो ये बेसिकली लॉन्ग टर्म में होती है, ऐसा नहीं होता कि एक सिगरेट पीने से आपने तुरंत, ऐसा नहीं, ठीक है। तो सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, अगर लंबे टाइम से कोई सिगरेट पी रहा है तो उसको एम्फाइसेमा होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, एंड दिस इज इम्पोर्टेंट, इस पे कई बार क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद आता है ऑक्यूपेशनली रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। तो मेनली ये जो ऐसे ऑक्यूपेशन में लोग होते हैं जहाँ से उनके सांस लेने में धूल और इस तरह की कई सारी हार्मफुल चीजें अंदर जा रही होती है, तो ये मेनली उससे होता है। इन सर्टेन इंडस्ट्री स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग, जो लोग ये पत्थर काटते हैं या खदान वगैरह में काम करते हैं, वहां पे so much dust is produced that the defense mechanism of the body cannot fully cope up with this situation. अब जितनी तेजी से आ रहा है उतनी तेजी से वो निकाल तो नहीं पा रहा है ना उन टॉक्सिक चीजों को, वो तो अंदर कहीं ना कहीं इकट्ठा होती जाएंगी, वो नुकसान करती है। लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइज टू इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस, जिससे क्या हो जाता है, प्रोलिफरेशन होने लगता है फाइब्रस टिश्यूज का, एंड दस कॉजिंग सीरियस लंग डैमेज, एंड वर्कर्स इन सच इंडस्ट्री शुड वियर प्रोटेक्टिव मास्क। तो उनको क्या करना चाहिए, इससे बचने के लिए मास्क पहनना चाहिए, उनमें प्रोलिफरेशन हो जाता है, और वो मेनली क्या होता है, धीरे धीरे, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था, इसी तरह से वहां पे परफोरेटेड होने लगती है, और जब परफोरेट होने लगेंगी तो क्या होगा, वहां पे नहीं हो पाएगा, तो वो उनके लिए बहुत हार्मफुल है। बट अगर मास्क लगा के रखेंगे तो क्या होगा, जाएगा, बट कंपैरेटिवली कम जाएगा, ठीक है। तो जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है। ये बाकी आपकी समरी है, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। क्या इंप्रूवमेंट और करना चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी के अलावा आपको और कौन से चैप्टर्स के पहले एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जस्ट स्टे ट्यून्ड विद मी एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर।